नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें हम राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना और राजस्थान की भौतिक आकृतियाँ या भौतिक भूभाग जिसे हम कह सकते हैं, ये टॉपिक हम बढ़िया से कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के ऊपर, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर। तो राजस्थान का अपवाह तंत्र और झीलें भी बेसिकली अपवाह तंत्र में ही आती है। तो नदियाँ और झीलें जिसे हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में, ये पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की भौतिक संरचना और अपवाह तंत्र और जलवायु, ये तीन बड़े टॉपिक हैं। और जितनी क्लासेस ये तीन टॉपिक लेते हैं, बाकी पूरी ज्योग्राफी मिलकर इतनी क्लासेस लेती है। ठीक है, तो हम एक बड़ा टॉपिक खत्म कर चुके हैं, दूसरा बड़ा टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा भी नहीं है जितना भौतिक विभाग था, उसमें पूरी 17 क्लासेस लगी है। 17 क्लासेस के बाद में जाके वो सब चीज़ें अच्छे से हो गई। हालांकि उसको इससे कम हम कर भी नहीं सकते थे। एक बड़ा भाग है, थार का मरुस्थल है, 2-3 क्लासेस में करवाना बहुत मुश्किल काम है उसका। हमने वो अच्छे से करवा दिया। अभी हम राजस्थान के अपवाह तंत्र पे हैं। हेडिंग देता हूँ, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। एवं झीलें। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। प्रोफेसर बैच में झीलें हेडिंग में भी साथ में है, और हेडिंग में नहीं होती तो भी हम पढ़ते, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के अंदर झीलें सीधे तौर पे तो इंक्लूड नहीं होती, परंतु नदियों का झीलों से सीधा संबंध रहता है। तो ऐसी स्थिति में झीलों को साथ में पढ़ना ज़रूरी है। और वैसे भी झीलें इतनी अधिक भी नहीं है कि हम उनको छोड़ दें, तो झीलें पढ़ना ठीक रहेगा। तो साथ में हम झीलें भी ले लेंगे। ठीक है, अब इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा। इस परिचय में हम ये देखेंगे अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं, सहायिका किसे कहते हैं, सहायक नदी किसे कहते हैं, वितरणिका किसे कहते हैं, मुहाना क्या होता है, ये शब्दावली थोड़ी समझ लेंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या शब्दावली आएगी, इसमें शब्दावली आएगी कि अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र। ठीक है, नदी बेसिन क्या होता है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा सहायक नदी, वितरणिका क्या होती है, मुहाना और उद्गम स्थल क्या होता है। देखिए, जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें हम, तो सबसे पहला हमारा दायित्व जो होता है वो ही होता है कि उसकी शब्दावली को समझें। जब तक टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी, तब तक वो पूरे टॉपिक में मन में वो उद्वेलन पैदा करती रहेगी कि यार इसका मतलब क्या है। फिर हम उसके गलत मतलब दिमाग में रख लेते हैं, दिमाग में बिठा देते हैं, और इससे क्या होता है कि फिर आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि इसका मतलब ये है, जबकि वो होता नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये सारी शब्दावली देख लेंगे, और साथ साथ में यूँ कहिए कि इनको लिख लेंगे। उसके बाद में दूसरे बिंदु पर लिखेंगे कि राजस्थान की अपवाह प्रणालियां या वही तंत्र, एक ही बात है। ठीक है, जिसमें हम तीनों अपवाह प्रणालियां देख लेंगे। कौन कौन से। आंतरिक अपवाह, आंतरिक का मतलब ये होता है कि ऐसी नदी
जिसका उद्गम स्थल तो हमें पता होता है कि कहाँ से नदी निकलती है, लेकिन मुहाना कहाँ पे है, अर्थात नदी गिरती कहाँ पे है, अपना जल कहाँ गिराती है, उस मुहाने के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो मुहाना स्थिर नहीं होता, कभी नदी आगे चली जाती, कभी पीछे रह जाती। जैसे घग्गर नदी की मैंने बात की, कभी वो फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है, तो कभी बटनेर के आसपास खत्म हो जाती है ना। तो ऐसी जितनी भी नदियां जिनका उद्गम स्थल फिक्स है लेकिन मुहाना फिक्स नहीं होता, ऐसी सारी नदियां आंतरिक अपवाह प्रणाली कहलाती है, जो किसी सागर तक नहीं पहुंचती, है ना। न तो अरब सागर तक पहुंचेगी, न बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगी, न किसी सागर तक नहीं पहुंचती, बल्कि वहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं, आंतरिक अपवाह। दूसरा आएगा आपके अरब सागर का अपवाह। तो ऐसी सारी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिलाती है, उसे अरब सागर का अपवाह कहेंगे। इसमें भी कच्छ की खाड़ी की नदियां अलग आएगी और खंबात की खाड़ी की नदियां अलग आएगी। कच्छ की खाड़ी में सारी लूणी नदी तंत्र आ जाएगा और खंबात की खाड़ी में सारा का सारा आपके माही नदी तंत्र आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो नाम आएगा वो आएगा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। इसमें फिर चंबल नदी तंत्र पूरा का पूरा इसमें आ जाता है, बनास का आ जाता है ना, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो राजस्थान की अपवाह प्रणालियों के बारे में समझेंगे, मेन नदियां सारी यहीं पे है। और तीसरा जो पॉइंट हम समझेंगे वो हम यहाँ समझेंगे राजस्थान की झीलें। ठीक है, लेक्स ऑफ राजस्थान। इसमें हम खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, कृत्रिम झीलें, प्राकृतिक झीलें, सब झीलें पढ़ लेंगे, ठीक है। एक कैटेगरी करके पढ़ेंगे, खारे पानी की और मीठे पानी की। फिर उसमें लिखते रहेंगे, कोई कृत्रिम है तो वो उसके बनाने वाले का नाम आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कृत्रिम। और जब कोई कृत्रिम नहीं है, बनाने वाले का कोई नाम नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कैसी होगी, प्राकृतिक झील होगी, ठीक है। हम मोटे मोटे तौर पे याद करेंगे खारे और मीठे पानी की झीलें। और मरुस्थल की जो झीलें हैं मैक्सिमम, नागौर की हो, चाहे बाड़मेर की हो, कोई जैसलमेर में हो या बीकानेर में हो, जहाँ से नमक उत्पादन होता है, ये सारी खारी झीलें। बाकी राजस्थान की सारी झीलें मीठी है। वैसे तो झीलों में पानी वैसे मीठा ही होता है, बहुत कम जगह होती है प्लाया झीलें ही होती है जो खारे प्रकार की होती है। तो ये भी आपको ज़्यादा माथामुड़ी नहीं करनी पड़ेगी, पता चल जाएगा ये खारी है ये मीठी है, क्योंकि आपने नमक इंडस्ट्री पूरी याद कर रखी है। तो खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं वहाँ नमक उत्पादन होता है। तो आपको पता है ऑलरेडी कि लूणकरण सर हो, परबतसर हो, कूचामन हो, या फिर आपके बाड़मेर के अंदर पचपदरा की झील हो, सांबर झील हो, ये खारे पानी की झील है। बाकी सारी मीठे पानी की झील है, इसमें भी आपको लोड नहीं आएगा। कृत्रिम प्राकृतिक में भी नहीं आएगा, क्योंकि राजसमंद पढ़ोगे, जयसमंद पढ़ोगे, फतेह सागर पढ़ोगे, पिछोला पढ़ोगे और अन्ना सागर पढ़ोगे, तो आपको पता है कि इसके निर्माण किसने करवाए। लेकिन जैसे ही पचपदरा का कोई नाम आएगा, तब मारवाड़ की मरुस्थलीय झीलें, सारी प्लाया झीलें जो है वो आपके प्राकृतिक है, इसमें कृत्रिम झील एक भी नहीं है ना। तो ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। बस ध्यान यही रखना होता है कि झील से संबंधित कोई निर्माता है तो उसका नाम याद रखना, कौन से जिले में है वो याद रखना, और कोई छोटी मोटी बात झील से संबंध में वो याद रखनी होती है। सवाल आने के काफी चांसेस इसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 बिंदु है वो हमारे राजस्थान के अपवाह तंत्र और झीलों में आने वाले हैं, ठीक है। इसमें काफी कुछ चीजें रटने की भी है, क्योंकि जब हम नदियों के उद्गम स्थल रटने पड़ेंगे, नदी कहाँ गिरती है वो भी रटनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैपिंग का पूरा ध्यान रखना। आप करना क्या है, आपको 3 मैप या 2 मैप तो रखना ही रखना। एक आंतरिक अपवाह का मैप अलग ले लेना, ठीक है, मैप चिपका देना अपनी कॉपी में। और जैसे मैं आपको घग्गर, कांतली, काकड़ी, साबी, रूपारेल, ये नदियों के नाम लिखवाऊंगा, तो आप उसमें जिलों के अनुसार उसको उसमें भर देना। तो आपको एक ही मैप में सारा अपवाह तंत्र आ जाएगा। एक मैप में अरब सागर का अपवाह तंत्र भर देना और एक में बंगाल की खाड़ी का। तो अपवाह तंत्र ऐसे भरा हुआ होगा तो थोड़ा सा रटने की करना काम कम हो जाएगा, ठीक है। फिर एक मैप ले लेना झीलों का,
और सारी झीलों के नाम है वो मैप में भर देना, अपने लेवल पे भर देना। तो इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि कौन सी झील किस जिले में आई हुई है, फिर तथ्य छोटे मोटे यूं ही याद हो जाते हैं। तो मैपिंग पे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। तो ये कर लेना, और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद है तो मैप की ज़रूरत नहीं है। वो तो क्या है कि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। कोई मंजा हुआ खिलाड़ी है, अच्छा, उसका बहुत पोर्शन अच्छा है, तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको लगता है कि मैं बहुत सीख रहा हूँ, मुझे बहुत सीखना है इन चीज़ों में, तो उनको करना भी चाहिए, क्योंकि इससे लॉस कुछ भी नहीं है ना। तो अब मैं बात को शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं परिचय से बात स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे अफवाह का मतलब क्या है। अफवाह का मतलब होता है आपके, जब कोई नदी या कोई भी नाला भी हो सकता है, छोटी नदियों को बेसिकली नाला ही बोलते हैं। ये नदियाँ क्या है, ऊपर की ओर पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च क्षेत्रों से निकलती है ना। ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई पहाड़ है, तो ऐसे नदी यहाँ से निकलती है ना, इन पहाड़ों से निकलती है। वो उसको जल वर्षा से भी प्राप्त हो सकता है, ग्लेशियल से भी प्राप्त हो सकता है, हिम नद जिसे हम कह सकते हैं, वहां से भी प्राप्त हो सकता है। जैसे गंगा नदी है तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। राजस्थान में ऐसी कोई ग्लेशियल नदी नहीं है। राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं, ये सारी नदियां वर्षा का जल प्राप्त करती है ना। तो कुछ बारहमासी भी है, कुछ मौसमी नदियां भी है। बारहमासी वो होती है जो वर्ष भर प्रवाहित होती है, मौसमी वो होती है जो मौसम में प्रवाहित होती है, मानसून में, और बाकी समय उसमें जल नहीं होता, ठीक है। अब ऐसे ऊपर के क्षेत्रों से जब निकलती है नदी, तो ये जो भाग है इन्हें हम कहते हैं उद्गम स्थल। क्या कहते हैं? उद्गम स्थल, ओरिजिन कह सकते हो। नदी यहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो नदी की उद्गम स्थल से लेकर और जहां नदी समाप्त होती है, आंतरिक अपवाह तंत्र का तो समाप्ति स्थल भी नहीं है, जहां भी समाप्त होती है नदी, जहां अपना जल गिरा देती है, उसे मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। तो उद्गम स्थल से लेकर मुहाने तक जो नदी या नाले का पूरा प्रवाह है, जो उसके बहने का पूरा फ्लो है, इस पूरे फ्लो को हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। तो अपवाह में उद्गम से लेकर मुहाने तक का पूरा फ्लो आ जाता है, पूरा प्रवाह आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जब नदी कोई चलती है, मान लो कि ये एक नदी है, ठीक है, ये नदी है, जैसे मान लेते हैं कि ये चंबल नदी है। अब इसको हम कहते हैं एक मुख्य नदी, मेन रिवर कहेंगे। और फिर क्या होता है, इस मुख्य नदी के अंदर कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिलना शुरू करती है। जैसे मान लो एक यहाँ से आके मिल गई, एक इधर से मिल गई, एक यहाँ से आके नदी मिल गई। ऐसे जो छोटी छोटी नदियां मुख्य नदी में आके मिलेगी, इन्हें आके क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं, ठीक है, सहायक नदी। अब यमुना की सहायक नदी बनास यमुना की सहायक नदी है ना। तो ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? जो मेन रिवर में आके मिलती है। और कुछ नदियां ऐसी भी होती है जो मुख्य नदी के आखिरी भागों में, वो जनरली बड़ी नदियों में ही होता है, आखिरी भागों में नदी कुछ भागों में बंट जाती है। एक मेन नदी से छोटी नदियां निकलनी शुरू होती है। देखो मेरे तीर देखिए आप, इधर तीर तो आए है, ये तीर बाहर गया है। तो ऐसी अगर छोटी नदियां अगर निकलती है मुख्य नदी से बाहर आके मिलती है तो सहायक नदी निकलती है, तब हम इसको कहते हैं वितरणिका। क्या कहते हैं? वितरणिका कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं इसको। ये ट्रिब्यूटरी, ये डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के आखिरी भागों में उसमें हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। भागीरथी, प्लासी जो युद्ध हुआ था वो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। पद्मा डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। तो मेन नदी से जो छोटी नदियां निकलती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, अर्थात वितरणिका कहते हैं। और मेन नदी में जब छोटी नदियां आके मिलती है तो हम उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, अर्थात सहायक नदी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से तीन टाइप की नदियां हो जाती है, मुख्य नदी, सहायक नदी और वितरणिका। इन तीनों नदियों का योग क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र। तो एक मुख्य नदी, उसकी सभी सहायक और वितरणिकाएं मिलकर ड्रेनेज सिस्टम कहलाती है, एक पैटर्न कहलाती है ना। पैटर्न हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तीसरा शब्द है बेसिन। बेसिन क्या होता है? मुख्य नदी, सहायक नदी, वितरणिकाएं, इनसा संचित पूरा क्षेत्र जो इनसे सिंचित होता हो, यहाँ का जल वहां पहुंचता हो, इस नदी का
छोटी मोटी सभी नदियों का फायदा मिलता हो, उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं। चौथा शब्द है जल ग्रहण, इंग्लिश में कहते हैं कैचमेट। कैचमेट क्या होता है, जहां जहां से नदियां जल लेके आती है उस पूरे एरिया को हम कैचमेट एरिया कहते हैं। नदी कैचमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नदी कैचमेट वो क्षेत्र होता है जो नदियों के जल की सप्लाई करता है, मतलब नदियों के जल की आपूर्ति कहां से होती है, जल ग्रहण क्षेत्र से, कैचमेट एरिया से। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जल संसाधन मंत्रालय जो है ये कैचमेट एरिया को संरक्षित करने का प्रयास करती है। संरक्षित करने का प्रयास क्यों करती है, क्योंकि कैचमेट एरिया जितना संरक्षित होगा उतना ही नदियों में जल आता रहेगा। अगर कैचमेट एरिया में मानव बस्तियां बस गई, अतिक्रमण कर लिए गए, तो फिर नदियों को जल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैचमेट एरिया दबा दिया गया है, एनक्रोच हो गया है, तो नदी को जल नहीं मिलता, नदियां सूख जाती है। और कई बार बरसात वगैरह अधिक होती है तो कैचमेट एरिया जो है वहां से बाढ़ भी आ जाती, कई सारी घटनाएं होती है। तो जल ग्रहण क्षेत्र उसे कहते हैं जहां से नदियां जहां जहां से जल लेके आती है, वो जल ग्रहण। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो अपवाह तंत्र वगैरह क्या क्या होती है, और अपवाह तंत्र जिस सिस्टम से, जिस पैटर्न से होता है उसे हम अपवाह प्रणाली कहते हैं। ये कई सारे पैटर्न होते हैं, कई अरीय पैटर्न होता है, वृक्षाकार पैटर्न होता है ना, ऐसे रेखीय पैटर्न होता है, कई सारे पैटर्न्स होते हैं, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, स्थल आकृतियों में। तो ये सारे सारे कई पैटर्न्स में होते हैं, क्योंकि कई नदियां ऐसे होती है, कई ऐसे जुड़ी हुई होती है, इस टाइप से जुड़ी हुई होती है, ऐसे ये कई सारे पैटर्न बन जाते हैं। ग्रिड पैटर्न, अरीय पैटर्न, लीनियर पैटर्न, ऐसे कई सारे 8-10 पैटर्न है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी पूरी की पूरी शब्दावली। तो मैं इस शब्दावली को आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो मैं एक पेज में लिखवा ही देता हूँ आपको, है ना। ये छोटा सा एक मैप है हमारे पास में जो आपको समझाने का प्रयास करेगा। देखो, ये जैसे नदी है और ये यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ से इन क्षेत्रों से नदी निकल रही है। ये नदी का उद्गम स्थल है। क्या है? उद्गम स्थल। और ये नदी यहाँ पे गिर रही है, इसे हम कहते हैं नदी का मुहाना। ठीक है, मुहाना नदी का आखिरी पॉइंट होता है। इसके बाद में इस नदी से कई सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी आके मिल रही है। देखो आप, ये ट्रिब्यूटरी है, सारी सारी क्या है? सहायक नदी। ठीक है, और ये वाटर साइड है। वाटर साइड का मतलब जल विभाजक, जैसे हम कहते हैं जल विभाजक। जैसे अरावली को कहा ना जल विभाजक, जल विभाजक को इंग्लिश में वाटर साइड कहते हैं, है ना। ये जल विभाजक है। जल विभाजक क्या करता है? जल विभाजक आपके एक अपवाह तंत्र और दूसरे अपवाह तंत्र को अलग करता है, इसलिए इसको जल विभाजक कहते हैं। इसके उधर वाला मामला अलग क्षेत्रों में जाएगा। जैसे मान लो कि ये अरावली है, तो अरावली के इस साइड का ये पैटर्न बंगाल की खाड़ी का है, अरावली के उस साइड का वो पैटर्न अरावली का, उस साइड का वो पैटर्न अरब सागर का पैटर्न हो जाएगा। तो दो अपवाह तंत्र, दो ड्रेनेज सिस्टम को अलग करने का जो काम जो ऊंचा क्षेत्र करता है उसको वाटर साइड एरिया कहा जाता है। ये वाटर साइड हो जाता है। ठीक है, अगर इनसे कोई छोटी नदी निकलती है बाहर तो उसको हम क्या कहेंगे? वितरणिका कहेंगे। ठीक है, ये सारे सारे शब्द याद रखने। और ये पूरा पूरा सिस्टम है, क्या है? बेसिन है। क्या है? बेसिन है। और नदियां जहां जहां से जल लाती है ये सारा सारा कैचमेंट एरिया हो जाता है, अर्थात जल ग्रहण। जहां जहां से नदियां जल ग्रहण करती है वो जल ग्रहण क्षेत्र में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ शब्दावली थी। मैं चाहता हूं कि इसको मैं यहाँ पे लिख लूं ताकि आगे पूरे टॉपिक में ये शब्द यूज होते जाएंगे, और जैसे जैसे ये शब्द यूज होंगे वैसे वैसे आपके अगर ये पढ़े हुए तो दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर समस्या वाली बात है। अब देखो, उद्गम व मुहाना, ये पहला शब्द। अब इसका अर्थ आपको अच्छे से पता है कि नदी कहां कहां से शुरू होती है, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, जहां से नदी आरंभ होती है उसे नदी का ओरिजिन कह सकते हो, उद्गम स्थल
कहते हैं। ठीक है। और नदी जहां जल गिराती है, जहां जल गिराती है उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। हमारे इधर मारवाड़ के में शमशान घाट को भी मुहाना ही बोलते हैं। इधर मारवाड़ क्षेत्र में कोई व्यक्ति मर गया तो उसको शमशान घाट ले जाते हैं, ग्रेवयार्ड। तो उसको मारवाड़ी में इधर ऐसे ग्रामीण लोकल लैंग्वेज में मोहाना बोला, मोहाना कहते हैं, है ना। मसान क्षेत्र बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये शब्द मोहाना मसान से ही कुछ ज़्यादा प्रेरित होगा। तो एक तो शब्द ये हो गया। दूसरा शब्द है आपके उद्गम स्थल और मुहाना स्थल हो गया। दूसरा है सहायक नदी, सहायक वितरणिका और मुख्य नदी। ठीक है। अब इसमें क्या याद रखोगे, वो नदी जिसमें छोटी नदियां मिलती हो अथवा निकलती हो, मुख्य नदी कहलाती है। जैसे गंगा मुख्य नदी है, ब्रह्मपुत्र मुख्य नदी है, इवन चंबल मुख्य नदी है। लेकिन जब यमुना की बात आएगी तो चंबल सहायक नदी हो जाती है। जब गंगा की बात आएगी तो यमुना सहायक नदी हो जाती है। जब बनास मुख्य नदी है, लेकिन जब चंबल की बात आएगी तो बनास उसकी मुख्य नदी हो जाती है, सॉरी सहायक नदी हो जाती है। तो हर मुख्य नदी नहीं रहती। गंगा मुख्य नदी रहेगी क्योंकि वो किसी से मिलती नहीं है, वो सीधी जल गिराती ले जाके बंगाल की खाड़ी में। और जैसे लूनी नदी है, ये भी मुख्य नदी है। क्यों? ये किसी और नदी से नहीं मिलती, इससे ही छोटी छोटी नदी आके मिलती। जोजड़ी हो, चाहे लिदड़ी हो, सुकड़ी हो, चाहे बंडी हो, चाहे मित्री हो, चाहे सागी हो, सारी नदी आके मिलती है। ये किसी से नहीं मिलती। अगर यही जैसे अपन बात करें उसकी माही की, तो माही भी मुख्य नदी है। चंबल नदी मुख्य भी है, बाद में जाके सहायक हो जाती है। यमुना मुख्य भी है, बाद में जाके सहायक भी हो जाती है ना। तो जरूरी नहीं है कि सब नदियां मुख्य ही हो और सब नदियां सहायक ही हो। तो जब किसी में सहायक आके मिलेगी ना, मतलब ये हुआ कि सहायक आके मिलेगी तब तक वो मुख्य नदी है। जब वो खुद किसी की सहायक बनेगी तो मुख्य नदी को कोई और हो जाएगी, वो सहायक नदी हो जाएगी, है ना। ऐसे टेंशन मत लेना, कहलाती है। मुख्य नदी से मिलने वाली नदियां ट्रिब्यूटरी सहायक नदी कहलाती है। ठीक है। मुख्य नदी से अलग होने वाली नदियां वितरणिका कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। ठीक है। ये शब्द हो गए दोनों। कुछ शब्द और ले लेते हैं हम।
तीसरा शब्द आएगा अपवाह, अपवाह तंत्र, अपवाह प्रणाली। मैं थोड़ा सा भूगोल में घुस रहा हूं, लेकिन बहुत सामान्य शब्दों के साथ घुस रहा हूं। मैं टिपिकल ज्योग्राफी नहीं ला रहा हूं, बस ये शब्दों के अर्थ बताना मेरे लिए ज़रूरी है, ताकि आगे मुझे समझाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और आपके लिए भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने जाओगे तो भले आप किसी भी विषय के हो, बच्चा ये नहीं देखता कि आप किस विषय के हैं। बच्चा किताब लेके आ जाएगा, सर इसका उत्तर क्या होगा, सर ये क्या होता है। फिर कई बार तो मैंने विषय अध्यापकों को भी ऐसे मुंह उतारते हुए देखा है, फिर बच्चों को डांट और देते हैं कि फालतू प्रश्न मत कर, ऐसे करके निकाल देते हैं। ऐसे बच्चों के प्रश्नों का इस तरह से दमन नहीं करना चाहिए, और इसलिए कहते हैं कि हल्का हल्का नॉलेज आपको होना चाहिए हर भाग का। इसीलिए तो हमारे जीके देते हैं परीक्षा में, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको हर भाग की हो, तो आपको बच्चों को समझा सको, आराम से उसको सेटिस्फाई कर सको। डिटेल जानकारी थोड़ी मांगता है बच्चा, तो सामान्य जानकारी मांगता है। फिर दिक्कत होती है, अब मैं तो खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जानकारी रखनी पड़ती है, इसलिए कि क्या बता कल को पूछते भी हैं बच्चे, वाकई में पूछते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो बीच में जैसे ही कोई शब्द आता है, ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अफवाह शब्द नहीं आएगा। हम महाजनपद पढ़ते हैं तो आ जाता है कि गंगा के अफवाह क्षेत्र में 12 महाजनपद थे, तो बच्चा पूछ ले सर ये अफवाह क्या होता है, फिर यहाँ तो झूठ बताओ उसको या उसको डांट दो। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो बेहतर है उसको थोड़ा सा बता दो। तो आप जब भी एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो वो शब्दावली आई जाती है, सामान्य शब्दावली, इसलिए जीके का ये योगदान होता है कि हमें जानकारियां हो जाती है। अफवाह में क्या देखेंगे, देखो अफवाह तंत्र है ना, ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज क्या होता है, उद्गम स्थल से लेकर मुहाने तक का प्रवाह अपवाह कहलाता है। उद्गम से मुहाने तक का नदी का प्रवाह अपवाह कहलाता है। ठीक है, अपवाह कहलाता है। मुख्य नदी, सहायक नदी व वितरणिका का समुच्चय अपवाह तंत्र कहलाता है। अगर कोई एक ही नदी है जिसमें कोई सहायक या वितरणिका नहीं है, तो फिर अपवाह तंत्र डेवलप नहीं होता, केवल अपवाह ही रहता है। किसका समुच्चय, समुच्चय मतलब तीनों का योग एक टाइप से, अपवाह तंत्र कहलाता है। और ये अपवाह तंत्र किस आकार में है, कई अपवाह तंत्र वृक्ष आकार के होते हैं, कई अपवाह तंत्र आयता आकार के होते हैं, कई रेखीय आकार में होते हैं, ये तो अरीय आकार में भी होते हैं, है ना। तो कई बार जैसे एक पहाड़ है, उसकी तीनों तरफ नदियां निकल रही है, चारों तरफ निकल रही है, तो वो आपके अरीय आकार का हो गया। तो कई सारे ऐसे प्रकार होते हैं। तो पूरा अपवाह तंत्र किस आकार किस स्वरूप में है, उसे उसकी प्रणाली कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अपवाह तंत्र का स्वरूप अथवा आकार कह दो आप, अपवाह प्रणाली कहलाता है। ये फिर भूगोल में चला जाता है ज्यादा।
जैसे कोई आयताकार में नदियों का है, जैसे मान लो ये मुख्य नदी है, ये सहायक नदी है, इस टाइप से अगर जम जाता है मामला ये, तो ऐसे, तो ये आयताकार अपवाह प्रणाली कहलाती है ना। एक ही उद्गम स्थल हो, जैसे ये उद्गम है, यहाँ से नदी निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, ये अरीय अपवाह तंत्र प्रणाली कहलाती है। इस टाइप से प्रणाली कहलाता है। ठीक है। अब राजस्थान में कैसी अपवाह प्रणालियां हैं, कौन से पैटर्न है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये भूगोल के जो मूल स्टूडेंट हैं, जिनका सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, वो अपने आप याद रखेंगे। ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र, जैसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, वह जल विभाजक, जैसे हम वाटर शेड कहते हैं। बस ये दो शब्द समझ लेते हैं और फिर एक बेसिन शब्द देख लेंगे। फिर हमारी शब्दावली पूरी हो जाएगी। जल ग्रहण क्षेत्र, वे सभी क्षेत्र जहां से नदियां अपना जल प्राप्त करती है, उन्हें जल ग्रहण अथवा कैचमेंट एरिया। आप अगर अपने गांव का कोई टांका है, तालाब है, ये देखोगे ना, तो आप पाओगे कि वहाँ पे सरकार ने कैचमेंट एरिया बना रखा है और जलग्रहण क्षेत्र योजना चलाई गई थी। बोर्ड लगा हुआ होता है कि उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है ताकि वहाँ से जल तालाब में आराम से जा सके। ऐसे कैचमेंट एरिया को कंजर्वेशन करने के काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, कहा जाता है। ठीक है। जलग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है और दो अपवाह तंत्रों को अलग करने वाला ऊंचा क्षेत्र वाटर शेड कहलाता है। ठीक है। दो अपवाह तंत्रों को करने वाला उच्च भाग, ठीक है, जैसे अरावली को हम जल विभाजक कहते हैं, विंध्याचल को जल विभाजक कहते हैं। उच्च भाग जल विभाजक या वाटर शेड, छोटा हो तो जल संभर भी कहते हैं, कहलाता है। ठीक है। और वे सभी क्षेत्र जो एक अपवाह तंत्र से सिंचित होते हैं या बाढ़ वहां तक पहुंच जाती है, तो अपवाह तंत्र से प्रभावित होने वाले सारे क्षेत्र नदी बेसिन कहलाते हैं। ठीक है। जिसमें ये भी शामिल हो जाता है, ये थोड़ा सा बाहर भी हो जाता है, बाकी सारा भाग बेसिन में आ जाता है। ठीक है। वे क्षेत्र जो अपवाह प्रणाली से, अपवाह तंत्र से संचित होते हैं अथवा प्रभावित होते हैं, गंगा का बेसिन, लूनी का बेसिन है ना, चंबल बेसिन, होमकल बेसिन, सब तो कई बार यूज कर लिया होते हैं। बेसिन अर्थात नदी क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। अब ये सामान्य शब्दावली मैंने सारी आपको बता दी। ये सामान्य शब्दावली है, विशिष्ट भूगोल की शब्दावली मैं नहीं ला रहा हूँ। विशिष्ट भूगोल में जब हम
बालू का स्तूप भी पढ़ते हैं तो यारडंग, जुगेन, बहुत सारे और भी आते हैं, बट वो फिर ज्योग्राफी की टोपोग्राफी में चले जाते हैं। वो टोपोग्राफी पढ़ना मूर्खता हो जाता है, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी में उसे नहीं डालना चाहिए हमें, इसलिए उसको मैं छोड़ रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, देखो सारे आ गए, सब आ गए। ये इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया, और अब मैं आऊँगा राजस्थान की अफवाह प्रणालियों पे कि किस तरह से अफवाह तंत्र राजस्थान का विस्तृत है। ठीक है, तो ये बात आप लिख लो आराम से। और अब दूसरी हेडिंग देते हैं, राजस्थान का अफवाह तंत्र। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि राजस्थान का अफवाह तंत्र 3 भागों में बांट दिया गया है। आंतरिक अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अरब सागर का अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, इसके बीच में जल विभाजक का जो काम है ये किया है अरावली ने, इसलिए अरावली को वाटर साइड एरिया कहा जाता है, जिसने अपने पश्चिम में अरब सागर का अफवाह तंत्र और पूर्व में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र क्रिएट किया है। अगर यहाँ पे अरावली नहीं होती तो शायद इस तरह से 2 अफवाह तंत्र नहीं बनते, अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का एक ही अफवाह तंत्र होता। तो 2 तो हो गए वो, एक है आंतरिक अफवाह तंत्र जिनके उद्गम स्थल तो तय है, लेकिन मुहाना जो है वो बिल्कुल तय नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पानी ज्यादा होता है तो ये आगे चली जाती है, कम होता है तो बीच में कहीं खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसे तंत्र को हम है वो आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं, जो नदियां किसी सागर तक नहीं पहुंचती, स्थल के अंदर या आसपास ही कहीं समाप्त हो जाती है और सामान्य एक जगह रखी जाती है। इसलिए आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों की लंबाई याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी लंबाई फिक्स नहीं है। हालांकि भारतीय राजस्थान जल विभाग ने एक सामान्य औसत लंबाई बता रखी है, जैसे घग्गर की 465 किलोमीटर बता रखी है। कांतली नदी जो है, काकनी नदी है जैसलमेर की, उसकी 17 किलोमीटर बता रखी है। तो एक सामान्य तो है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। वो वहां तक पहुंचे ना पहुंचे कोई गारंटी नहीं है, उससे आगे भी जा सकती है, पीछे भी रह सकती है, लेकिन एक स्थान तय है जहां पे औसतन वो वहां तक जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहली बात ये लिखेंगे कि राजस्थान के अफवाह तंत्र को हमें वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। मुहानों के आधार पर राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने? 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखो किसके आधार पे? मुहानों के आधार पे, कि नदी गिरती कहाँ पे है उसके बेस पे। तो इसको हम 3 भाग कौन कौन से हैं नाम लिखना चाहेंगे हम यहाँ पे। आंतरिक अफवाह तंत्र, ठीक है, और अरब सागर का अफवाह तंत्र, और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। उद्गम स्थल के आधार पे
और मुहानों के आधार पे। उद्गम स्थल के आधार पे हम दो भाग बांटते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियां। मुहानों के बेस पे हम बांट देते हैं बंगाल की खाड़ी का और अरब सागर का और ये आंतरिक अपवाह तंत्र। लेकिन राजस्थान में उद्गम के आधार पे नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान की अधिकांश नदियां राजस्थान से बाहर से निकलती है। कोई छोटी झीलों से निकलती है, कोई छोटे पहाड़ों से निकलती है, तो कोई ऐसे फिक्स उद्गम नहीं है। भारत की जितनी भी नदियां हैं मोटी मोटी, वो नदियां या तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है या हिमालय से निकलती है, इसलिए उसको फिक्स पैटर्न में दो भागों में बांट दिया गया। अब हम क्या करें, अब हम पहले पढ़ते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र को कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, मैं इस तालिका में इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं, फिर सीधे हम आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों पे आ जाएंगे और एक एक नदी को पढ़ना शुरू करेंगे। अब आंतरिक अपवाह तंत्र में मैंने आपको बताया कि जिनका उद्गम स्थल तय होता है, मुहाना तय नहीं होता। जिनका उद्गम स्थल तय होता है, मगर मगर मुहाना तय नहीं होता। शब्दावली इसलिए समझना जरूरी थी, अब आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि उद्गम क्या है और मुहाना क्या है। ठीक है, तो मुहाना तय नहीं है, आगे कितनी भी आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, पहली बात। अगर अपन यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पूरे राजस्थान के अपवाह तंत्र को अगर अपन 100% माने तो राजस्थान के पूरे अपवाह तंत्र में से लगभग 60% क्षेत्रफल पर ये आंतरिक अपवाह की नदियां है। लगभग 60%, मतलब आप ये मानिए मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये लगभग सारा का सारा आंतरिक अपवाह में आता है। यहाँ की कोई भी नदी, एक लूनी नदी को छोड़ के कोई भी नदी सागर तक नहीं पहुंचती, बीच में सूख जाती है मोस्टली सारा। तो ये बेसिकली मरुस्थलीय प्रदेशों में ही है, इधर की नदियां नहीं है इतनी, इधर की ज्यादा है। ऐसा भी नहीं है कि सारी आंतरिक अपवाह की नदियां पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में भी हैं, परंतु मैक्सिमम इस साइड में। जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में नदी है वो सागरों तक पहुंच ही नहीं पाती। तो आंतरिक अपवाह तंत्र जो है, अब साथ साथ में लिख लेते हैं। अरब सागर का अपवाह तंत्र का क्या मतलब हुआ? जिनका मुहाना कहां पे है? अरब सागर में। अरब सागर में भी खंबात की खाड़ी है या कच्छ की खाड़ी है, जो भी। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे? जिनका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अब सीधी तो कोई नदी बंगाल की खाड़ी में जाती नहीं है। जिनका जल बंगाल की खाड़ी तक जाता हो, जैसे चंबल नदी है, चंबल का जल यमुना में जाता है, यमुना का जल गंगा में जाता है और गंगा का जल आगे बंगाल की खाड़ी में जाता है, की खाड़ी तक जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब देखिए आप, अब अगर अपन राजस्थान के पूरे अपवाह तंत्र को 100% माने तो 60% योगदान इसका है। कितना? 60% योगदान जो है आपके आंतरिक अपवाह तंत्र का है। तो देखिए, राज्य के कुल अपवाह तंत्र का 60%, राज्य के कुल अपवाह तंत्र का तंत्र के क्षेत्र का 60%। ठीक है, कितने परसेंट? 60%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 60% ये अफवाह है, यह अफवाह है।
तो सबसे बड़ा अपवाह कौन सा राजस्थान का? आंतरिक अपवाह। ठीक है। अगर अपन बात करें अरब सागर के अपवाह की, तो ये है आपकी 16 से 17%। 16% से राज्य का अपवाह क्षेत्र अरब सागर है। ठीक है। तो अब आप देखिए, ये 16-17% क्षेत्रफल पर है, ये 60% पे। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा अपवाह कौन सा? आंतरिक अपवाह तंत्र। जल इसमें ज्यादा नहीं है, जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, ये भी मैं आगे बताने वाला हूं आपको। अब आप कहोगे सर बंगाल की खाड़ी में कितना है? तो बंगाल की खाड़ी में क्या शेष बचा? 60 और 16 कितने हो गए? 76 हो गए, मतलब 24% शेष बचा। 23-24% है आपके बंगाल की खाड़ी का। 24% राज्य का अपवाह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी का अपवाह है। ठीक है। तो अगर अपन बात करें इसकी कि क्रमवार व्यवस्थित करना हो, तो सबसे राजस्थान के 342,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 1,80,00,000 वर्ग किलोमीटर पर यह है, और शेष 16-17% पे यह है, 23-24% पे बंगाल की खाड़ी की नदियां चलती है। ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे बिंदु और छूट रहा है, वो ये कि अगर पूरे राजस्थान के अपवाह तंत्र का कुल जल अगर 100 लीटर मान लिया जाए, है ना, ये भी माना जाता है, अगर ये जल पूरा 100 लीटर मान लिया जाए, तो फिर उसमें इसका कितना योगदान है? तो इसका योगदान है महज 12%। अब आप समझ सकते हैं, 60% एरिया कवर करती, मगर जल अंदर 12%। ये मतलब कोई बड़ी नदी नहीं है, बस छोटी छोटी कई नदियां हैं, लेकिन सूखी हुई है, जल है नहीं, 12% ही है। ठीक है। तो देखिए, तो कुल राजस्थान के कुल जल ग्रहण का ये कितना हैंडल करता है? 12 से 13%। राजस्थान के कुल जल ग्रहण का, ठीक है, कुल मतलब नदियों का कुल जो जल है का 12 से 13%। 13% भाग इसका है। 12 से 13% भाग। ठीक है। तो अगर 100 लीटर पानी मान लिया जाए, तो 12 से 13 लीटर पानी जो है वो आंतरिक अपवाह तंत्र के द्वारा मुहैया करवाया जाता है। ठीक है। और अगर अपन अरब सागर की बात करें, तो ये करवाता है 35%। कुल जल ग्रहण का 35%। कितना? 35% जो है वो आपके 35% इसका हिस्सा है। अब शेष कितना बचा? 35 और 12 कर लो, 35 और 10 45 और 2 47, पीछे बचे 53%। 53% हो जाता है बंगाल की खाड़ी का। ठीक है। तो राजस्थान के जो नदियां वगैरह है, इनमें सबसे अधिक जल ग्रहण किसका है? सबसे अधिक जल वाली नदियां कौन से तंत्र की है? बंगाल की खाड़ी की 53% है।
कुल जल ग्रहण का 53%। इसको अपने से 12 ही कर लेते हैं तो आपके क्या थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं रहेगा फिर, है ना। 12 और 35 47 और 53 हो जाएंगे। 53% हिस्सा इसका है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि राजस्थान के अंदर आंतरिक अपवाह की क्या स्थिति है और अरब सागर के अपवाह की क्या स्थिति है, बंगाल की खाड़ी के अपवाह की क्या स्थिति है। इसके मैंने है ना ऐसे इनको लिखा ही इस हिसाब से है, जैसे मान लेते हैं कि ये अरावली है, जैसे ये अरावली है तो ये अरावली है, तो अरावली का जो पूर्वी भाग है, सॉरी पश्चिमी भाग, ये अरब सागर का अपवाह तंत्र और पूर्वी भाग है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इसलिए हम इसको अरावली को एक जल विभाजक मानते हैं। अरावली का भी दक्षिणी हिस्सा माना जाता है ना। वाटर साइड एरिया हो गया ये। क्लियर? चीजें कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो ये तो होगी राजस्थान के अपवाह तंत्र का एक जनरल इंट्रोडक्शन, आपके समझ में आ गया होगा ठीक तरीके से। अब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं और किस तरह से चल रही है। अब सबसे पहले ये देखो बातें हो गई, प्रणालियों को समझ लिया कि किसमें कितना परसेंटेज है, क्या क्या है। अब हम बात करेंगे आंतरिक अपवाह की नदियों पे। एक नदी आज पढ़ लेते हैं और बाकी आगे देखेंगे। ठीक है, आंतरिक अपवाह, आंतरिक अपवाह की नदियां। मैं ऐसे करता हूं, पहले एक सेकेंड हेडिंग दे देता हूं, आंतरिक अपवाह तंत्र ए करके लिखता हूं। ठीक है, अब मैं जो बातें इस स्लाइड में लिख चुका हूं वो एक भी बात नहीं लिखूंगा। अब मैं वही लिखूंगा जो पीछे की स्लाइड में लिखा नहीं था। ठीक है, अब देखिए आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर कई सारी नदियां हैं। जैसे सबसे बड़ी नदी जो आएगी वो आएगी घग्गर नदी, जो आजकल लुप्त हो चुकी है ही नहीं। यहाँ पे एक तथ्य और छूट रहा है यहाँ पे। अब एक पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हो, नोट करके डाल सकते हो कि राजस्थान का जितना भी अपवाह है 30% मैदानों पे, 70% पर्वतों पे। ये मैं कहीं नोट करवाना चाह रहा हूं आपको, अब नोट कर लेना कहीं पे, ऊपर ही कर लेना। अपवाह मैदानी भागों में व पर्वतीय भागों में, मतलब पर्वतों में नदियों का ज्यादा है। ठीक है, देख लेना आप, साइड में नोट कर देना। अब देखिए आंतरिक अपवाह की अगर बात करें तो मोस्टली इसमें सबसे मेन नदी जो है वो कौन सी आ जाती है, वो है आपकी, जैसा कि मैंने आपको कहा, घग्गर नदी। ये सबसे अहम नदी है। यहाँ पे 465 किलोमीटर लंबाई में है। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता भी चुका हूँ। ये सबसे बड़ी नदी है राजस्थान के अंदर, आंतरिक अपवाह नदी। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरी नदी ले लेते हैं आपके, जो छोटी है सबसे, काकनी नदी, जो कि आपके जैसलमेर के अंदर चलती है, 17 किलोमीटर लंबाई है। और कांतली ले लेते हैं, सीकर के अंदर तोरावटी क्षेत्र कहलाता है। ये भी हमने पढ़ा है, आपके सभ्यता में भी पढ़ा है, हिस्ट्री के अंदर, और पिछले लेक्चर में भी हमने शेखावटी का जो रीजन पढ़ा था उसमें इसको फिर पढ़ा था। साबी नदी आ जाती है। ठीक है,
और रावी नदी अलवर की मेन नदी है। इसके अलावा आपकी रूपा रेल आ जाती है जो अलवर से निकलती है और भरतपुर की मुख्य नदियों में से एक है। और सांबर झील की नदियां आ जाती है। ठीक है, सांबर झील नदी, झील का अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय कह सकते हो क्योंकि केंद्र में सांबर है, और अभिकेंद्रीय प्रणाली। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखोगे तो घग्गर, कांकनी, कांतली और सांबर झील ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे अधिक है ना। अब एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लाऊंगा घग्गर नदी का, ये छोटा सा चित्र भी है अपने पास में, और आप कहोगे तो मैं खुद बना दूंगा अलग से। चलो आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें फिर एक ही क्लास में आंतरिक अफवाह की ये सारी नदियां आ जाएगी, नहीं तो एक इसमें हो जाएगी, इन चार उसमें ऐसे हो जाएगा। ये 6 नदियां अगली एक क्लास में आ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।